हमारे गांव का खूबसूरत लड़का और सरदार का बेटा था। एक दिन स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में एक लड़की गुल महक नजर आई जो अपनी भेड़ें चरा रही थी। उसको वो बहुत अच्छी लगी। इस ध्यान में उसके कदम सुस्त हो गए और वो ताखीर से स्कूल पहुंच सका। फिर अगले दिन भी यही हुआ। आज गुल महक ने खुद ही कलाम किया, तुम रोज इधर से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि इधर स्कूल है और मैं स्कूल जाता हूं? वो कहने लगी कि मुझे शक है, मेरी एक भेड़ गुम हो गई है। मेहरबानी होगी जरा इनको शुमार तो कर दो। चालाक लड़की ने कई बार भेड़ों को शुमार कराया, हालांकि कोई जानवर भी गुम नहीं हुआ था। इसी चक्कर में आज फिर स्कूल से देर हो गई और अपने उस्ताद के तुंदो तेज सवालात का सामना करना पड़ा। अब ये रोज का मामूल हो गया कि जब साहिब स्कूल जाने के लिए इधर से गुजरता और महक झाड़ के कांटे की तरह उससे उलझ जाती और स्कूल से देर करा देती। एक दिन उस्ताद ने उसके बाप से शिकायत कर दी कि क्या वजह है जो आपका साहबजादा रोजाना स्कूल देर से आता है। बाप ने लड़के को ताकीद की कि आइंदा वक्त पर स्कूल पहुंचने की कोशिश किया करो, वरना उस्ताद की छड़ी से तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। अब गुल महक उसको रोकती मगर वो ना रुकता, भागता ही जाता कि कहीं उसके वालिद पर यह बात ना खुल जाए कि वो एक चरवाहन की जुल्फ का असीर हो गया है। मैट्रिक के इम्तिहान जूं तूं दिए, फिर गुल महक के साथ सरसब्जो शादाब वादियों में घूमने लगा। ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। उनकी मुलाकातों की खबरें चारों जाने फैलने लगीं। सरदार साहब को भी पता चल गया। उन्होंने लड़की के बाप को बुलाकर तंबीह की कि अपनी बेटी को संभालो या घर में बंद रखो, उसकी वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल गई है। सरदार से सब खौफ खाते थे। महक के बाप ने बेटी को बुरा भला कहा और उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अगले दिन साहिब उसका इंतजार करके लौट आया मगर वो मुलाकात करने नहीं आए। बिलाखिर साहिब को उसके सहेली का सहारा लेना पड़ा। महविश ने बताया कि उसके बाप को पता चल गया है और उसने महक के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। सहेलियां ऐसे मामलात में अक्सर बड़ी मददगार साबित होती हैं। महक ने भी उसका सहारा लिया और चोरी चोरी अपने महबूब से मिलने आ गई। साहिब को देखकर वो रोने लगी। बोली कि अब हमारा मिलना नामुमकिन है क्योंकि यहां तो तुम्हारे बाप का हुक्म चलता है। बेहतर है कि हम किसी और शहर को निकल जाएं, वरना एक दूसरे की शक्ल देखने को तरस जाएंगे। जानिसार सहेली ने कहा कि कल फलां वक्त रात को मैं महक को लाऊंगी, तुम भी आ जाना और उसको यहां से शहर ले जाना। अगले दिन सहेली ने महक की मां की मिन्नत की कि इसको जाने की इजाजत दे दो, मेरे घर में सहेलियों की दावत है। मगर मां ने इजाजत ना दी। सहेली चली गई, लेकिन गुल महक को किसी करवट चैन नहीं था। आधी रात को वो उस जगह अकेली चली गई जहां साहिब उसका इंतजार कर रहा था। दोनों रात की तारीकी में नामालूम सिमत रवाना हो गए। रात भर सफर करके सुबह एक गांव पहुंच गए। यहां साहिब का दोस्त रहता था। दोस्त के बाप ने अपनी जीप और कुछ आदमी दिए जो उनको आगे मैदानी इलाके में छोड़ आए। यहां से दोनों लाहौर अपने दोस्त के घर आए। उसने उनको सिर्फ 2 दिन रखा, फिर अपने एक और दोस्त के घर भेज दिया जो शेखुपुरा में रहता था। उधर सरदार साहब ने तनदही से उन दोनों की तलाश शुरू करवा दी। साथ ही बेटे की फोटो भी अखबार में शाये करवा दी कि जो कोई इसके बारे में बताएगा 50,000 रुपए का इनाम पाएगा। अखबार वहां भी आया जहां दोनों छुपे हुए थे। साहिब डर गया कि अब उसका दोस्त उसको हवाले पुलिस कर देगा,
مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ بہتر ہے تم لوگ اپنا کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لو۔ اس نے سیالکوٹ جانے کا ارادہ کیا، وہاں اس کا ماموں رہتا تھا، اب وہی اس کو پناہ دے سکتا تھا۔ جو ہی وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نکلا، ایک آدمی نے اس کو پہچان لیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا جس میں اس کی تصویر چھپی تھی۔ وہ آدمی اس کا پیچھا کرنے لگا، تاہم صاحب اس کے ہاتھ نہ آیا۔ دوسرے دن وہ پھر مجبور ہو کر ماموں کے گھر جانے کو نکلا۔ ابھی سڑک پر آیا ہی تھا کہ ایک پولیس والے نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ دکان پر ٹھہر گیا۔ اچانک وہاں پولیس کی گاڑی آ گئی۔ صاحب کی نظر اس پر پڑی تو وہ تیزی سے موٹر سائیکل کو سڑک پر بھگانے لگا۔ پولیس کی گاڑی اس کے پیچھے تھی۔ صاحب نے گھبرا کر موٹر سائیکل اور بھی تیز کر دی اور آگے سے آتے ہوئے ٹرک سے جا ٹکرایا۔ وہ ٹرک میں اڑ کر جا لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ تعاقب میں آنے والی گاڑی بھی ٹھہر گئی۔ ٹرک بھی آگے جا کر رک گیا۔ اس کو ہسپتال لے گئے مگر وہ ختم ہو چکا تھا۔ یوں ایک نوجوان محبت کے اندھے جذبے پر شار ہو گیا۔ جب کافی دیر تک وہ نہیں لوٹا تو دوست کو تشویش ہوئی۔ ادھر گل مہک بھی گھبرا گئی۔ دوست باہر نکلا اور ادھر ادھر پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے بتایا کہ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کو پولیس لے گئی ہے اور موٹر سائیکل بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ ڈر گیا کہ اب یقیناً لڑکی کو چھپانے کے الزام میں وہ پکڑا جائے گا۔ اس نے مہک کو اس کے گاؤں جانے والی بس میں بٹھا دیا۔ اب گل مہک کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ وہ اجنبیوں سے بھری دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے یا پھر ماں باپ کے پاس لوٹ جائے۔ وہ سمجھدار تھی۔ سوچا مرنا تو ہے، کیوں نہ اپنے ہی گھر جا کر مرو، غیروں کے ہاتھوں کھلونا بننے اور ذلیل ہونے سے تو بہتر ہے۔ باپ بھائی کے ہاتھوں عزت کی موت مر جاؤں۔ بس ابھی تک لاری اڈے پر رکی ہوئی تھی کیونکہ کافی سیٹیں خالی پڑی تھیں۔ گل مہک افسردہ اور اداس بیٹھی تھی۔ رات سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا۔ بھوک پیاس سے اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد نکاہت محسوس کرنے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جائے گی۔ تبھی کسی نے ہولے سے پکارا، کیا بات ہے بی بی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دراصل دو افراد بغور اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ جلد ہی سمجھ گئے کہ یہ بے آسرا ہے اور کسی پریشانی کے تحت تنہا سفر کر رہی ہے۔ جب ایک مرد نے ہولے سے اس کا کندھا تھپ تھپایا تو اس نے دقت کے ساتھ اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چند بسکٹ اور چائے کی پیالی تھی۔ یہ میں اپنے لیے لایا تھا، اس نے کہا، لیکن جو ہی اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا مجھے محسوس ہوا کہ تم کچھ کمزوری محسوس کر رہی ہو۔ کیا سچ مچ تم بیمار ہو؟ میں بیمار نہیں ہوں۔ مرد نے اصرار کر کے چائے کی پیالی اور بسکٹ کا پیکٹ اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور وہ انکار نہ کر سکی اور کپ اس سے لے لیا۔ چکر تھم گئے اور بے شک انسان کتنا دکھی اور غمگین کیوں نہ ہو، بھوک پیاس کی حقیقت اپنی جگہ ہے۔ ایک نیم گرم پیالی اور چند بسکٹ، اس وقت اسے آب حیات لگی اور اس کے تنے مردہ میں جیسے کھلا سانس آنے لگا۔ اس نے پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہی شخص جس نے چائے لا کر دی تھی، اپنے ساتھی کے ہمراہ تھوڑے سے فاصلے پر اسے اپنی نگرانی کرتا محسوس ہوا۔ اس کی نظریں بار بار کھڑکی کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ خالی کپ اس شخص کو واپس کر دے۔ وہ اپنا پرس کھول کر پیسے بھی نکالنے کا ارادہ کر چکی تھی تاکہ بسکٹ کے پیکٹ اور چائے کی قیمت بھی چکا سکے۔ اجنبی نے بھانپ لیا لڑکی اس کی منتظر ہے۔
वो खिड़की के करीब आ गया। महक ने कप और 100 का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। रहने दो, अपने पर्स में वापस रख दो, मैंने पैसे अदा कर दिए हैं। क्या तुम अकेली सफर कर रही हो? उसने सवाल किया। हाँ, महक ने जवाब दिया। वो झूठ नहीं बोल सकती थी। यकीनन जान चुका था कि वो अकेली है। कहाँ जाना है? उसने दूसरा सवाल कर दिया। बिलाखिर पता बताना ही पड़ा। बीबी, तुम गलत बस पर बैठ गई हो, ये बस इधर को नहीं जाएगी। तुमको किसने इसमें बिठाया है? मेरे एक रिश्तेदार ने। तभी अजनबी ने उसे गौर से देखा। गुल महक के चेहरे से रंग और महक सब उड़े हुए थे। उसका चेहरा इस कदर मुरझाया हुआ था और आंसुओं से धुला लग रहा था जैसे अभी अभी अपनी किसी प्यारे की मैयत से उठकर आई हो। वो रिश्तेदार बस के रवाना होने तक रुका क्यों नहीं? उसे जल्दी थी वापस जाने की। अच्छा, टिकट तो होगा तुम्हारे पास, मुझे दिखाओ। महक ने पर्स निकालकर टिकट दिखाया। ये तो कोई तुम्हारा दुश्मन ही कर सकता है, जिसने तुमको गलत बस में बिठा दिया है। ये तो खुशाब तक का टिकट है, ना कि नौशहरा का और ना वादी सून का। वो घबरा गई। उसे तो वादी सून का रास्ता भी पता ना था। आते हुए साहिब साथ था। जिंदगी में पहली बार गांव से निकली थी। भला उसे इन रास्तों, बसों, लारियों और वैगनों की क्या खबर थी? अभी वो सोचों में गुम थी कि मुसाफिर एक के बाद एक सवार होने लगे। तभी वो उतर गई, क्योंकि अब बस चलने वाली थी। वो अजनबी उसे औरतों के लिए मखसूस इंतजार गाह में ले गया और बोला, यहां बैठ जाओ, नाश्ता वगैरह कर लो। अभी वादी सून की तरफ जाने वाली बस के आने में काफी टाइम है। महक ने नाश्ते से इनकार कर दिया। आंखों में तो साहिब के एक्सीडेंट का मंजर जमा हुआ था। दिल में उसकी जुदाई का दर्द लहरें ले रहा था। कहाँ का नाश्ता और कहाँ का खाना। बस चाय काफी हो गई। उसे इंतजार गाह में छोड़कर अजनबी और उसका साथी बज़ाहिर मालूमात की खातिर टिकट काउंटर पर चले गए। 15 मिनट बाद वो लौटे और महक को बताया कि खुशाब जाने वाली बस तो सुबह चली गई थी और अब वो बस कल सुबह आएगी। ये सुनकर महक परेशान हो गई। तुम रात कहाँ रहोगी? जहां कहती हो हम तुमको पहुंचा देते हैं। कल सुबह 7 बजे से कब्ल इधर आ जाना, वादी सून वाली सवारी तुमको मिल जाएगी। वो गूंग बैठी थी। लगता है रात रहने को तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा करो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। घर में मेरी बीवी बच्चे हैं। रात उनके पास रह जाना, सुबह तुमको तुम्हारे इलाके को जाने वाली बस में सवार करा देंगे। मैं यहां इंतजार गाह में बैठकर रात गुजार लूंगी। तुम्हारी मर्जी है। मुसाफिर तो आधी रात तक चले जाएंगे। ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। पुलिस भी रात को चेकिंग करने आती है, मगर वो उन अजनबियों के साथ किसी तौर पर जाने पर राजी ना थे। तभी उस शख्स ने अपने साथी से कहा, चलो चलते हैं, हमारी बस निकल जाएगी। देर ना करो, ये लड़की हमें भी ले डूबेगी। बस वाकई आहिस्ता आहिस्ता अड्डे से निकल रही थी। वो दोनों तेज कदमों से चले। तभी महक ने खुद को अकेला और गैर महफूज महसूस किया और अजनबी को पुकारा। अजनबी ठहर गया। दोनों ने बस को जाने दिया और उसकी तरफ लौट आए। हाँ बोलो, अब तो हमारी बस भी निकल गई है। नाचार वो उठकर उनके साथ चल दी। वो उसे कुछ आगे ले आए जहां एक कार मौजूद थी। उन्होंने उसे कार में बैठने को कहा। इसके सिवा चारा क्या था कि वो खुद को किस्मत के हवाले करते। वो धड़कते दिल के साथ खुदा को ज़ेरे लब पुकारती जा रही थी।
जाने उसकी मंजिल कहाँ थी और आगे क्या होने वाला था कि दफतन उन लोगों ने गाड़ी को ब्रेक लगाए और कच्चे में उतरने लगे। गुलमहक का दिल धक धक करने लगा। उसे सामने पुलिस की गाड़ियां नजर आईं। उन्होंने सड़क की नाकाबंदी की हुई थी। आनन फानन पुलिस ने उनको घेरे में ले लिया। तीनों को कार से उतार लिया गया। महक की नजर पुलिस के साथ आए सरदार पर पड़ी। वो सरदार को देखकर डर गई। जब सब थाने आ गए तो सरदार ने थानेदार से कहा, ये हमारी अपनी बच्ची है, इसे हवालात में रखने या कोई कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। महक समझी शायद पुलिस उसे बचा लेती, लेकिन सरदार जरूर उसे किसी खाई में फेंकने जा रहा है। वो उस शख्स से ना बच सकेगी। वो रो रही थी क्योंकि सरदार को बेटे के हादसे का जख्म लग चुका था, लेकिन वो इस दर्द को सीने में दबाए महक की तलाश में निकला था कि उसके गांव की बच्ची कहीं गलत हाथों में ना चली जाए। उसके गांव की इज्जत व आबरू, इफ़्फ़त व इस्मत की महक से महरूम ना हो जाए। माँ बाप अपने बच्चों को जो भी सजा दें, मगर उनको ये गवारा नहीं होता कि कोई और उनको सजा दे या वो किसी बदकमाश के हत्थे चढ़कर उनके जुल्म का शिकार हों। सरदार ने अपना बेटा खो देने के बावजूद अपने गांव की बेटी को अगवा होने से बचा लिया था। उसने उसके वालिदैन के हवाले करके कहा कि मेरे बेटे की किस्मत में ऐसी ही मौत लिखी थी। वो सड़क पर जान बहक हुआ, सो हो गया। मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूं। सद शुक्र के महक मिल गई है और हमारे घर की इज्जत खाक होने से बच गई है। दोस्तों, ऐसे होते हैं सरदार जो सर ऊंचा ही रखते हैं, चाहे फर्श पर हो या तख्ता-ए-दार पर। इसीलिए कहा जाता है कि सर बड़े सरदारों के। जो हकीकी मानों में सरदार होते हैं ना, उनके सर यानी कि अक्ल ही नहीं बल्कि दिल भी बड़े होते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। अगर आप भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के नीचे है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।